हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो संचय बैच की कॉन्सेप्ट कैप्सूल रिवीजन सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक रिवाइज करेंगे। है तो टॉपिक बहुत सिंपल सा, छोटा सा टॉपिक है। तो मेरी कोशिश है कि आधे घंटे के आसपास हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक का नाम आपके सामने, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वेरी इजी, छोटा सा टॉपिक। शुरू करते हैं फटाफट से, कॉपी पेन निकाल लेना, रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात उठती है कि सर रिडेम्पशन का मतलब क्या है। सर आज तो आप लिख रहे हो। हाँ, मैं लिख लिख के भी तो करा सकता हूँ। रिडेम्पशन का मतलब है यार कि आपने पैसे वापस करने हैं, यानी कि इट इज रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब है कि आप पैसे वापस करोगे। भाई किसको वापस करोगे? जिससे तुमने ले रखे थे। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वापस करने का मतलब क्या है कि बैंक का लोन पे ऑफ करोगे। सिमिलरली डिबेंचर भी तो एक तरह का लोन ही तो है, इट इज अ डेट। तो आपने डिबेंचर होल्डर से लोन ले रखा है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, तो उनका लोन वापस भी तो करना है। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। अच्छा, अब कितनी रीपेमेंट करनी है, कौन सी डेट पर रीपेमेंट करनी है, किस वैल्यू पर रीपेमेंट करनी है, ये सब कुछ पहले से ही तय कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, मान लो आपने ये बोला कि यार डिबेंचर इशू कर दो 1 अप्रैल 2022 को, और हम इसकी रिडेम्पशन करेंगे 31 मार्च 2025 को। तो इसका मतलब ये पहले से ही तय हो गया 1 अप्रैल को कि इसको हमने वापस कब करना है। दूसरी बात ये भी तय हो जाएगा कि वापस कितने पैसे करने हैं। ठीक है ना, क्या पैसे जितने लिए थे उतने ही वापस करने हैं या हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी पे करना है। इसके बाद उठता है मोड ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि आप पैसे वापस करोगे कैसे। पैसे वापस करोगे कैसे? तो मोड ऑफ रिडेम्पशन की बात करें तो पैसे बहुत सारे तरीकों से वापस किए जा सकते हैं। ये अभी अभी मैंने इस स्लाइड पे डाला, मैं भूल गया था स्लाइड पे डालने को। मैंने कहा जी आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी, उनको बताने के लिए मैंने ये चीज डाल दी। मोड ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है कि आप पैसे वापस कैसे करोगे। जैसे कि आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने बैंक को बोला यार मुझे लोन दे दो, मैं आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। तो मोड ऑफ रिडेम्पशन, मोड ऑफ रीपेमेंट कैन बी इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी ये तय कर सकती है कि कितने साल बाद या कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, कितनी किस्तों में कंपनी रिडेम्पशन करेगी डिवेंचर होल्डर को। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 3 साल में 1/3 1/3 1/3, 4 साल में 25% हर साल, या 10 साल में 1/10 1/10 1/10। तो इट इज रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कहे कि पैसे तो आप मुझे 1 अप्रैल को दे दो और सारे पैसे वापस करेंगे 31 मार्च 2025 को, इकट्ठे पैसे वापस करने हैं। तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन बाय वे ऑफ लमसम रीपेमेंट। ठीक है, तो यहां तो किस्तों में दे सकते हो, यहां आप इकट्ठे पैसे वापस कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है? कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। तीसरा मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है कि कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को ये ऑप्शन दे सकती है कि अगर तुम्हारा मन करेगा ना तो 3 साल बाद अपने डिबेंचर वापस कर देना कंपनी को, और कंपनी तुमको उसके बदले शेयर्स दे देगी। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन बाय वे ऑफ कन्वर्जन। तो कंपनी एक हाथ से डिबेंचर वापस लेगी और दूसरे हाथ से कंपनी शेयर दे देगी। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन एक और हमारे को पढ़नी है, वो है ओपन मार्केट परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। नॉर्मली क्या होता है कि जो कंपनी के डिवेंचर्स होते हैं ये लिस्टेड होते हैं तो मार्केट में, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज पे। तो कंपनी क्या करती है, उसी मार्केट से ये डिवेंचर्स खरीद लेती है, अपने ही डिवेंचर्स खरीद लेती है। जैसे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है, अपने ही शेयर खरीद लेती है मार्केट से, वैसे ही कंपनी अपने ही डिवेंचर बायबैक करती है, अपने ही डिवेंचर ओपन मार्केट से परचेज करती है और बाद में एक बुक एंट्री के द्वारा अपने ही डिवेंचर्स को कैंसिल कर देती है। तो एक तरफ कंपनी के पास डिवेंचर लाइबिलिटी खड़ी है, एक तरफ ओन डिवेंचर की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इन्वेस्टमेंट और लाइबिलिटी को आपस में ही सेट ऑफ कर देती है। तो ये भी ऑप्शन है। हालांकि हमारे को ये इस चैप्टर में पढ़ाया नहीं जा रहा बाय द इंस्टीट्यूट, पर यस देयर इज एन ऑप्शन। तो अपने को 3 चीजें पढ़नी है, इंस्टॉलमेंट्स वे में, लमसम में, या कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके, जब भी हम रिडेम्पशन करेंगे कैश में, यानी कि अदर देन कन्वर्जन, ये 2 ऑप्शन में क्या होगा,
कैश वापस जाएगा, कैश पेमेंट होगी। कैश पेमेंट का मतलब है कंपनी के पास डिबेंचर वापस आएंगे डिबेंचर होल्डर से, और कंपनी डिबेंचर होल्डर को उतने पैसे पे कर देगी बाय वे ऑफ कैश। तो इन दो ऑप्शंस में जब भी रिडेम्पशन कैश में होगी तो हमारे को कोई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कोई काम करने पड़ते हैं, वो सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं जो सेक्शन 71 हमारे को करने को बोलता है। तो सेक्शन 71 कंपनीज एक्ट का हमारे को ये कहता है कि जब भी कंपनी डिबेंचर्स के पैसे वापस करेगी ना कैश में, चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, तो कंपनी रिडेम्पशन कर सकती है केवल अपने प्रॉफिट्स में से। बोलती तो ये है कि इट हैज टू बी डन थ्रू प्रॉफिट्स, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि कंपनी अपने 100% रिडेम्पशन 100% प्रॉफिट से करे, वो भी जरूरी नहीं है। तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 71 कहता है कि जब भी रिडेम्पशन होगी कैश में तो कंपनी को एक डीआरआर क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि एक ऐसी रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और इसको क्रिएट करने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से पैसा इस रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। कोई भी रिजर्व बनानी हो, कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रोविजन बनाना हो, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आप अपने अर्नड प्रॉफिट में से पैसा थोड़ा सा साइड पे कर रहे हो उस डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए, है ना। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है कि आपको नुकसान होने वाला है या हो सकता है, उसके लिए आप पैसा साइड पे रख रहे हो, प्रोविजन। वैसे ही आप कुछ पैसा डिबेंचर्स को वापस करने के लिए साइड पे रखना चाहते हो, इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ डीआरआर आउट ऑफ योर अर्नड प्रॉफिट्स। तो अपने पीएनएल में से आप डीआरआर क्रिएट करते हो। पीएनएल में से डीआरआर क्रिएट करनी पड़ती है जब कंपनी रिडेम्पशन करती है कैश में। एंट्री क्या डालेंगे? एंट्री डालेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। क्या एंट्री डालेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ठीक है, पहली बात समझ आ गई। अभी मैं स्टेप्स लिखाऊंगा एंड मस्त तरीके से समझ आ जाएगा। कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा एक रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। उस रिजर्व का नाम क्या है? डीआरआर। ये एंट्री करने के लिए आपके सामने एंट्री बन गई, पीएनएल से पैसा निकलेगा, डीआरआर में पैसा जाएगा, एंट्री बन गई पीएनएल टू डीआरआर। ठीक है, पॉइंट उठता है कि क्या ये डीआरआर सर सबको बनानी है? इज इट मैंडेटरी कि सारी कंपनीज को डीआरआर बनानी है? तो देखो, आप ऐसे तो याद नहीं रख पाओगे कि किसको बनानी है किसको नहीं बनानी। मैंने इसके लिए आपको एक वर्ड देता हूं, एक लाइन देता हूं, आप उस हिसाब से याद रखेंगे। अनलिस्टेड अदर कंपनीज, अनलिस्टेड अदर कंपनीज को ही डीआरआर बनानी है। क्या बोला मैंने? सारी कंपनी को डीआरआर नहीं बनानी, अनलिस्टेड अदर कंपनी को बनानी है। सर ये क्या मतलब? वो अनलिस्टेड अदर कंपनी, पहली बात लिस्टेड कंपनी होनी नहीं चाहिए, ये अनलिस्टेड होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात, अदर कंपनी का मतलब क्या है? अदर देन। एआईएफआई को छोड़ दो, बैंकिंग कंपनीज को छोड़ दो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़ दो, और एनबीएफसीज को छोड़ दो। अगर हम डीआरआर बनाना चाहते हैं तो सारी कंपनीज को डीआरआर नहीं बनानी। डीआरआर किसको बनानी है? अनलिस्टेड अदर कंपनी। ठीक हो गया। अनलिस्टेड अदर कंपनी का मतलब है, एक तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात वो अदर कंपनी होनी चाहिए। अदर कंपनी का मतलब है अदर देन एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर देन अ बैंक, अदर देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अदर देन एनबीएफसी। अगर ये अदर देन कंपनीज हैं, अनलिस्टेड अदर कंपनीज हैं, तो इनको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा साइड पे करना है डीआरआर में। क्या 100% करना है? सर करना तो 100% चाहिए था, तभी तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन होती, पर 100% की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना करना है? केवल 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। अपने टोटल डिबेंचर्स जितने भी हैं, मान लो 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी में खड़े हैं 10 करोड़ के डिबेंचर। अब अगर 10 करोड़ के डिबेंचर्स को मुझे रिडीम करना है, तो रिडीम करने से पहले, बिफोर द रिडेम्पशन बिगिंस, उससे पहले मेरे को 10% ऑफ द 10 करोड़ यानी कि 1 करोड़ रुपया अपने प्रॉफिट में से निकाल के डीआरआर में ट्रांसफर करना है। क्या ये सबको करना है? नहीं, अनलिस्टेड अदर कंपनी को करना है, अनलिस्टेड अदर कंपनी को। ठीक है, अच्छा, क्या ये हर सिचुएशन में होगा? नहीं, हर सिचुएशन में नहीं होगा। किस सिचुएशन में नहीं होगा पहले तो ये समझते हैं। कहता है अगर फुल कन्वर्जन है, फुल कन्वर्जन मतलब
हमने बोला भी अपना डिवेंचर लेके आना और अपने डिवेंचर के बदले शेयर ले लेना। तुम 100 रुपए का डिवेंचर लाना, 100 रुपए के शेयर ले लेना। 10 रुपए के डिवेंचर लाना, 10 रुपए के शेयर ले लेना। 1 लाख रुपए के डिवेंचर लाना, 1 लाख रुपए के शेयर ले लेना। 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर वापस करना, 1 करोड़ के शेयर ले लेना। अगर तो फुल कन्वर्जन है, 100% कन्वर्जन है, तो आपको कोई भी डीआरआर नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि रिडेम्पशन कैश में हो ही नहीं रही ना। कन्वर्जन के केस में हो क्या रहा है, इधर से डिवेंचर वापस आएगा, इधर से शेयर जाएगा, इधर से डिवेंचर आएगा, इधर से कंपनी शेयर इशू कर देगी। तो कैश की तो कोई लेन देन हो ही नहीं रहा। जब कैश का लेन देन नहीं होगा तो डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है। 100% फुल कन्वर्जन में डीआरआर नहीं बनाना। अच्छा सर, कभी कभी कंपनी ऐसा भी तो कह सकती है कि तुम अपना डिवेंचर देना, लेकिन आधे पैसे के तुम शेयर ले लेना, आधा पैसा तुमको कैश में कर देंगे। भाई मान लो तुम 1 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी को वापस करो। अब कंपनी ने तुमको 1 लाख रुपए देने हैं। कंपनी कह रही है कि 1 लाख डिवेंचर तुमसे लेने के बाद कंपनी सिर्फ 50,000 रुपए कैश में देगी, 50,000 के शेयर देगी। तो जिसके बदले शेयर देगी उसके लिए तो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीआरआर हमेशा इसलिए बनता है जितना कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। तो अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, यानी कि थोड़े डिवेंचर्स ही कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में और थोड़ा पार्ट ऑफ द डिवेंचर कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जितना शेयर में कन्वर्ट होगा उसका डीआरआर नहीं बनाना, जितना कैश में पे आउट होगा उसका ही डीआरआर बनाना है। तो कहता है डीआरआर आपको सिर्फ उतना ही बनाना है जो नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है। नॉन कन्वर्टिबल पार्ट का मतलब है जिसकी रिडेम्पशन कैश में होगी। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ठीक है। फिर कहता है एक बार रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाए, अगर एक बार रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाए तो जो भी पैसा आपने डीआरआर के डब्बे में डाला था ना, वो पैसा आप यूज कर सकते हो फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर। देयरफॉर जो पैसा डीआरआर में आपने लॉक किया था वो पैसा अनलॉक करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। और एक बार जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो फिर आप उसका कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज जनरल रिजर्व तो फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। डिविडेंड देना डिविडेंड दे लो, लॉस राइट ऑफ करना लॉस राइट ऑफ करो, जो मर्जी करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आ रही है मेरी बात समझ में? एक बार फिर से कर लें फटाफट, खत्म हो गया टॉपिक। एक बार फिर से सेक्शन 71 कहता है अगर रिडेम्पशन करनी है तो सबसे पहले डीआरआर बनाना है। क्या सबको डीआरआर बनाना है? नहीं। डीआरआर अनलिस्टेड अदर कंपनी को बनाना है, अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी। सर कितना बनाना है? 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द टोटल डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है। डीआरआर बनाना कहां से है? अपने प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट में से डीआरआर बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ओके। क्या डीआरआर हर सिचुएशन में बनाना है? नहीं। डीआरआर आपको 2 सिचुएशंस में मना किया जा रहा है। एक, 100% कन्वर्जन के केस में आपको डीआरआर नहीं बनाना है। दूसरा, पार्ट कन्वर्जन के केस में आपको डीआरआर सिर्फ उतना ही बनाना है, पार्ट कन्वर्जन के केस में आपको डीआरआर सिर्फ उतना ही बनाना है जितना पोर्शन नॉन कन्वर्टेबल है, यानी कि जिसके पैसे आप कैश में वापस करोगे। चौथी चीज, अगर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कंप्लीट हो जाए तो फिर जो भी पैसा आपने डीआरआर में रखा है वो सारा पैसा आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर, बिकॉज जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व होती है। इतनी बात अपने को क्लियर आती है। अच्छा, बात यहां पर खत्म नहीं होती कि सिर्फ आपको डीआरआर बनाना है, आपको एक इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, यानी कि जो पैसा आप डीआरआर में ट्रांसफर करते हो उस पैसे को आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन डीआरआर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको डीआरआरआई बोल देता हूं। तो एक तरफ तो हमने प्रॉफिट को लॉक किया, पीएनएल से निकाल के डीआरआर में डाल दिया। अब जो प्रॉफिट हमने डीआरआर में डाला हमें वो पैसा इन्वेस्ट भी करना है। लेकिन यहां पर एक विचित्र सी बात आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो आपको यह देखने को मिलना चाहिए था कि सर जितना आपने डीआरआर बनाया, जितनी रिजर्व आपने लॉक करी, जितना पैसा आपने पीएनएल से निकाल के डीआरआर में डाला, आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था कायदे से। लेकिन ऐसा है नहीं भाई, हमारे यहाँ पर कोई रूल सिंपल थोड़ी बनते हैं। हमारे यहाँ पर तो रूल्स की लस्सी घोली जाती है। तो हमारे यहाँ पर रूल बनाया गया, रूल 18(7) ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2019। उसमें लिखा कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर, यानी कि कुछ ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा कंपनीज को जो कि सेफ
मानी जाती है, जैसे कि कोई शेड्यूल्ड बैंक के अंदर एफडी करानी पड़ेगी, है कोई सरकारी बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, ऐसे आपको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। उसकी लिस्ट आपको नोट्स में मिल जाएगी। ओके, पर्पस क्या है कि सर पैसा आपको इन्वेस्ट करके रखना है? पर्पस बेटा ये है कि मान लो कि जब आपको रिडेम्पशन करनी होगी 31 मार्च 2025 को, उस दिन तो आपको पैसा चाहिए होगा ना डिबेंचर होल्डर को देने के लिए। उस दिन कुछ पैसा आपके स्टॉक में पड़ा होगा, कुछ पैसा मशीनरी में पड़ा होगा, कुछ पैसा आपका लैंड में पड़ा होगा, कुछ आपके रिसीवेबल होंगे, डेटर वगैरह होंगे। जरूरी थोड़ी है कि आपके पास कैश पड़ा हो, जरूरी थोड़ी है आपके पास बैंक में पैसे पड़े हो, क्योंकि जिस दिन डिबेंचर होल्डर अपना पैसा लेने आएगा उस दिन आप उसको ये तो नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। नहीं, ये नहीं बोल सकते आप डिबेंचर होल्डर को कि हमारे पास तो पैसे नहीं है जी देने को, कल आना, परसों आना, ऐसे नहीं कह सकते ना, गंदा लगेगा यार। तो क्योंकि हमारे को डिबेंचर होल्डर को 31 मार्च 2025 को पैसा देना है, तो पैसा होना भी तो चाहिए भाई। 1 करोड़ रुपए तुमने डिबेंचर होल्डर को देना है 31 मार्च को, 1 करोड़ होंगे तभी तो दोगे, अगर है ही नहीं तो दोगे कहां से? समझ आ रही है मेरी बात? अब सरकार कहती है कि यार अगर तू अपने काम झाम में लगा रह गया तो थोड़ा पैसा तेरा कहीं और ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ा कहीं और ब्लॉक हो जाएगा, बैंक में तो पैसे बचेंगे ही नहीं। ये तो सबको पता है कि बैंक में पैसे बचेंगे नहीं। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, डिवेंचर होल्डर की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया। सरकार ने कहा कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने जिस साल रिडेम्पशन करनी है, जिस साल कंपनी ने डिवेंचर होल्डर के पैसे वापस करने हैं, उस साल कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देगी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट के अंदर। और ऑलमोस्ट सारी कंपनी ऐसा करेंगी। डीआरआर सारी कंपनीज को नहीं बनाना था, डीआरआर किसको बनाना था? अनलिस्टेड अदर कंपनी को। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को करनी है, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को। और इन्वेस्टमेंट करनी कहां है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट उठता है कि सर इन्वेस्टमेंट करनी कब है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई जिस साल आपको पैसे वापस करने हैं ना, जैसे मान लो आपको 31 मार्च 2025 को पैसे वापस करने हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है इसी साल। ये कौन सा साल है? 24-25। इस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि आप पैसा पहले से ही इन्वेस्टमेंट में डाल दो। जब 31 मार्च आएगी, इन्वेस्टमेंट बेच देना, एफडी तोड़ देना, सिक्योरिटीज बेच देना, पैसा आएगा उस पैसे से चुका देना डिबेंचर होल्डर को। यह था लॉजिक बिहाइंड दिस रूल। तो जिस साल आपको रिडेम्पशन करनी है, उस साल के अप्रैल 30 से पहले पहले, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द ईयर, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अच्छा सर देखो, इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? देखो लॉजिक तो ये बनता है कि इन्वेस्ट उतना कर दो जितने डिवेंचर वापस करने हैं, कायदे से तो, है ना, तभी तो डिवेंचर के पूरे पैसे वापस चुका पाओगे। लेकिन यहां पर रूल में लिखा है सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, जितने डिवेंचर आपने यहां पर रिडीम करने हैं। मान लो मैंने 1 करोड़ के डिवेंचर वापस करने हैं, तो मुझे 1 करोड़ का केवल 15% ही इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट हैज टू बी 15% of the debentures maturing during the year end, nominal value of the debentures maturing during the year end। आ रही है बात समझ में? ओके हो गया? लो भाई, अगर हम स्टेप्स की बात करें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, तो उस क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी एंट्रीज होंगी। बच्चा मेरे से हमेशा पूछता है बैच के अंदर, सर याद कैसे रहेगा कि कौन सी एंट्री कब करनी है, कौन सी एंट्री कब करनी है, कितनी एंट्री करनी है, याद कैसे रहेगा? ऐसे याद रहेगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम है डीआरआर बनाना। अच्छा बताओ डीआरआर कितना बनाना है? अभी तुमने पढ़ा सर डीआरआर बनाना है 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी के पास जितने भी डिबेंचर हैं उसका 10% डीआरआर में डालना है। कब डालना है? पहले दिन ही डाल दो। डिबेंचर तुमने आज इशू किए, 10 साल के बाद रिडेम्पशन होनी है, कोई बात नहीं, या तो 10वें साल में डाल देना, या 8वें साल में डाल दो, या 5वें साल में डाल दो, या पहले साल में ही डीआरआर बना दो। आपको डीआरआर बनानी है बिफोर द रिडेम्पशन
बिगिंस। रिडेम्पशन तो 10वें साल में होगी ना, तो 10वें साल से पहले 9वें साल के एंड में बना देना, 8वें साल में बना देना, 6ठे साल में बना देना, 5वें साल में बना देना, 3रे साल में बना देना, पहले साल ही बना दो। या धीरे धीरे 1-1% करते 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 टोटल 10% बना देना, तुम्हारी चॉइस है। बस रिडेम्पशन शुरू होने से पहले 10% डीआरआर बना देना। ओके। इन्वेस्टमेंट कर देना। इन्वेस्टमेंट कितनी करना? 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ मैच्योरिंग डिवेंचर्स। सारे डिवेंचर्स की नहीं, मैच्योरिंग डिवेंचर्स। जो डिवेंचर मुझे इस साल वापस करने हैं उतने का 15%, उसका नॉमिनल वैल्यू का 15%। तो डीआरआर तो मुझे टोटल की बनाने हैं। मान लो मेरे पास 10 करोड़ के डिवेंचर है, तो 10 करोड़ का 10% मुझे डीआरआर बनाना है। लेकिन 10 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ की डिवेंचर मुझे इस साल वापस करने हैं, तो 15% 1 करोड़ का इन्वेस्ट करना है। सारे का नहीं, 1 करोड़ का 15% इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट करनी कब है? 30 अप्रैल से पहले। जिस साल आप रिडेम्पशन कर रहे हो उस साल के 30 अप्रैल से पहले, ताकि 11 महीने के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट रहे। 11 महीने के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट रहे। तो पहला काम डीआरआर बनाना, दूसरा काम इन्वेस्टमेंट करना, तीसरा काम जब साल खत्म होगा, जैसे कि 30 अप्रैल को तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी, साल खत्म होगा 31 मार्च को। जिस दिन साल खत्म होगा उस दिन पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देना इंटरेस्ट के साथ। क्या लिखा? इंटरेस्ट रिसीव करना अपनी इन्वेस्टमेंट पर और इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले लेना। तो यहां पर तुमने इन्वेस्ट किया था पैसा, यहां पर इन्वेस्टमेंट सेल कर देना। तो पैसा आपने इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या था? पैसा ब्लॉक हो जाए, और अब पैसा तुम्हें चाहिए तो अब बेच देना, और 11 महीने का इंटरेस्ट रिसीव कर लेना अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है। इसके बाद ये सारा तामझाम आपने करा क्यों था? सर हमने तो डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस करने थे इसलिए सारा कामझाम किया था। तो अब आप अपने डिवेंचर्स को रिडेम्पशन के लिए तैयार कर देना, यानी कि अपने डिवेंचर्स को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट कर देना, अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट कर देना। ओके। डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी पे कर देना टिल द डेट ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि इस पूरे साल का आपको डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी तो देना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली है तो देख लेना कितने क्वार्टर तक पे हो रखा है, कितना पेंडिंग है उतना पे कर देना। अगर हाफ ईयरली है तो जितना इंटरेस्ट पे करना है उतना पे कर देना। अगर एनुअली है तो पूरे साल का इंटरेस्ट पे कर देना ईयर एंड पे। फिर अपने डिवेंचर होल्डर्स को पे ऑफ कर देना, उनको बुलाना ये लो भाई अपना कैश वापस कर देना डिवेंचर होल्डर को। लास्ट में क्या करना? अपनी डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि तुमने डिवेंचर रिडीम कर दिए। जब डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो जितनी तुमने डीआरआर बनाई थी वो डीआरआर तुम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। यह है तुम्हारा टोटल प्रोसेस, टोटल एंट्रीज। आई मेरी बात समझ में आपको? क्लियर हो गया ना? सही है सर वैसे तो आपने हमेशा मुझे कहा था, हमें कहा था कि आप एंट्री नहीं कराओगे, लेकिन बेटे डिवेंचर रिडेम्पशन के केस में आपको अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूं ना सॉल्व, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अभी लगभग हमारे 10-15 मिनट हुए, हमारे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये लो, 1 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने डिवेंचर इशू किए। ठीक है जी, कंपनी ने डिवेंचर इशू किए। कितने डिवेंचर इशू किए? 1008% 100 रुपए के डिवेंचर। ठीक है। ये डिवेंचर रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को कंपनी ने डिवेंचर रिडीम करने हैं। ठीक है। ये मैंने मन घड़ंत एक एग्जाम्पल बनाया, ठीक है, ताकि सिर्फ आपको एक ही साल दिखाऊं, ज्यादा साल दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको एक ही साल दिखाया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ वाज टू बी मेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ अ बैंक ऑन 30 अप्रैल 2022 एंड दिस इन्वेस्टमेंट विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज। अब देखो, सबसे पहले मैं इशू करूंगा डिवेंचर 1 अप्रैल 2022 को। तो डिवेंचर इशू करते समय एंट्री क्या डालूंगा? मैं बोलूंगा बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आए? 1 लाख रुपए। हमने रिडेम्पशन करनी है 10% प्रीमियम पे, तो लॉस ऑन इशू
ऑफ डिबेंचर डेबिट 10%, टू 8% डिबेंचर्स 1,00,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10,000। ये मैंने एक एंट्री पास कर दी 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अभी तुम ये मत सोचना सर ये 1 साल का डिबेंचर है, 18 महीने का डिबेंचर है, 2 साल का डिबेंचर है, 5 साल का, अभी वो सारी लॉजिक भूल जाओ, एंट्रीज को समझो, ठीक है। अभी मैं कोई लॉजिक पे नहीं आ रहा, मैंने इशू कर दी डिबेंचर। अब क्योंकि ये डिबेंचर मुझे रिडीम भी करने हैं, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मुझे डीआरआर बनानी पड़ेगी, है ना। सबसे पहला काम क्या है, मुझे डीआरआर बनानी पड़ेगी। बोलो बेटे डीआरआर कितनी बनानी पड़ेगी। सर आपने बोला था डीआरआर बनानी पड़ेगी 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द टोटल डिबेंचर्स। टोटल डिबेंचर तो 1,00,000 के हैं, तो डीआरआर कितनी बनानी पड़ेगी, 10% ऑफ 1,00,000, यानी कि 10,000 की डीआरआर बनानी पड़ेगी। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर कब बनाऊंगा सर, 1 अप्रैल को ही बना दो, पहले ही बना दो, जिस दिन इशू किया उसी दिन डीआरआर बना दो, यस नो प्रॉब्लम। अब जिस साल रिडेम्पशन होनी है, इसी साल होनी है ना रिडेम्पशन, 31 मार्च को, जिस साल रिडेम्पशन होनी है उस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले या फिर 30 अप्रैल तक हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी है DRRI में 15% ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग फॉर रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड। इस साल के एंड में कितने डिबेंचर वापस कर दोगे, सारे। तो इसका मतलब 15,000 रुपए की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 30 अप्रैल को। तो DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो जी, मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है जी। मेरी कंप्लायंस समझ आ रही है ना, देखो कंप्लायंस यहां से देखो, डीआरआर बना दी, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब क्या होगा सर, क्योंकि आपने ये इन्वेस्टमेंट करी, तो ये इन्वेस्टमेंट आपने कितने पीरियड के लिए करी। सर हमने ये इन्वेस्टमेंट करी 11 महीनों के लिए। 30 अप्रैल को पैसा इन्वेस्ट करोगे, 31 मार्च को क्या करोगे, 11 महीने हुए ना। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करी, ये इन्वेस्टमेंट आपको 8% का इंटरेस्ट कमा के देगी। इसका मतलब 31 मार्च जब आएगी 2023, तो आपको 11 महीने का इंटरेस्ट रिसीव होगा। आओ जरा कैलकुलेट करें। सर 15,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी, 8% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने 11 महीनों की इन्वेस्टमेंट करी है, तो 11 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। ये 15,000 का 8% 11 महीनों का 1,100 रुपए बनता है। तो 1,100 रुपए इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। देखो एंट्री, इंटरेस्ट मिल गया, पहले डीआरआर बनाई, फिर इन्वेस्टमेंट करी, फिर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला। अब 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। 31 मार्च को आप इन्वेस्टमेंट बेच दो। अगर मैं 31 मार्च को अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा तो मेरे पास बैंक में पैसा आ जाएगा ना। कितना सर, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना ही तो आएगा। इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये वाली इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दी। अब इन्वेस्टमेंट अगर मैंने बेची तो उसके बाद मुझे डिबेंचर्स ड्यू भी तो करने हैं। अब मुझे अपने डिबेंचर्स रिडेम्पशन के लिए तैयार करने हैं। मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे सर, आपके पास डिबेंचर थे 1,00,000 रुपए के, जिनको आपने 10,000 का प्रीमियम भी देना है। तो 31 मार्च को अब मैं अपने डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए तैयार करूंगा। तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,00,000, इनको सर प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट
10,000। 2, ये पैसा किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। आपने देखा ये वाले जो दो अकाउंट हैं, ये वाले जो दो अकाउंट हैं, ये यहां पर क्रेडिट पे पड़े हैं। इन दोनों अकाउंट को यहां पर डेबिट कर दिया तो ये अकाउंट क्लोज हो गए ना। यहां पर डिवेंचर भी क्रेडिट है, प्रीमियम भी क्रेडिट है। मैंने डिवेंचर भी डेबिट कर दिया, प्रीमियम भी डेबिट कर दिया, तो ये दोनों अकाउंट बंद करके मैंने डिवेंचर होल्डर के प्रति अपनी लायबिलिटी खड़ी कर दी। अब मैं डिवेंचर होल्डर को कितने पैसे देने के लिए तैयार हूं? सर अब आप तैयार हो डिवेंचर होल्डर को 31 मार्च को पैसे देने के लिए। तो क्या मुझे अब डिवेंचर होल्डर्स को पैसे देने चाहिए? हाँ जी। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने पैसे दोगे? 1,10,000। डिवेंचर होल्डर को पैसे दे दिए। सर पूरे साल का इंटरेस्ट भी तो देना चाहिए आपको डिवेंचर्स का, पूरे साल का इंटरेस्ट। तो ठीक है, 31 मार्च 2023 को मैं पूरे साल का इंटरेस्ट भी पे कर देता हूं डिवेंचर होल्डर को। बोलो इंटरेस्ट कितना है? सर 8%, 1,00,000 का 8,000 रुपए होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 8,000 रुपए मैं पे कर देता हूं साथ ही में। तो इंटरेस्ट भी पे कर दिया। अब क्या मैंने डिवेंचर्स रिडीम कर दिए कंप्लीट? हाँ, मैंने डिवेंचर्स कंप्लीट रिडीम कर दिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? लास्ट एंट्री शुड बी अपनी डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो जो डीआरआर आपकी यहां पर ओपन है, आपने यहां पर डीआरआर को क्रेडिट किया था, क्रिएट की थी डीआरआर, अब आप अपनी डीआरआर को डेबिट करके क्लोज कर दो। खत्म बेटे, खत्म, फिनिश। इतना सा कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर यही है बस। तो ये मैंने आपको स्टेप्स दे दिए, ये ऑर्डर फॉलो करो, इस ऑर्डर में आपको एंट्रीज करनी है, सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक है जी, ओके हो गया ना? सही है। तो आपको एंट्री समझ आती है, ठीक है। एक बात आपको बस बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स के ऊपर डीआरआर बनती नहीं है। ये डिवेंचर शॉर्ट टर्म डिवेंचर है। मैंने आपको बताया था कि आप लॉजिक पे मत जाना कि डिवेंचर 1 साल का है, 18 महीने का, कितने का है। अभी लॉजिक पे मत जाना, तब मैंने एंट्री सिखानी थी आपको। अब यहां पर समझो, क्योंकि ये डिवेंचर 1 साल के अंदर अंदर रीपे हो रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म डिवेंचर है। शॉर्ट टर्म डिवेंचर के ऊपर डीआरआर नहीं बनती है। जनरल रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई डिवेंचर 18 महीने विद इन द डेट ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू के 18 महीने के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर कोई डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म डिवेंचर है, उसके ऊपर डीआरआर की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो बाय लॉजिक देखें तो इस पे डीआरआर बनना नहीं चाहिए था, पर मैंने तुम्हें लॉजिक के बिना स्टेप्स सिखाने थे, मैंने तुम्हें स्टेप्स सिखाने के लिए ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अदरवाइज डीआरआर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है अगर शॉर्ट टर्म डिवेंचर है तो शॉर्ट टर्म डिवेंचर यानी कि लेस देन 18 मंथ्स, ऐसे केस में भी आपको डीआरआर नहीं बनानी होती, ठीक है। चलिए सर, आपने हमारे को यह भी बता दिया कि डिवेंचर को रिडीम करने से पहले आपको डीआरआर बनानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट बेचनी है, पैसा लेके आना है, डिवेंचर को ड्यू करना है रिडेम्पशन के लिए, डिवेंचर होल्डर को पे ऑफ करना है, डीआरआर को बंद करना है। आपने पूरा लॉजिक हमारे को समझा दिया, हमें बात समझ भी आ गई है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में एक बात और कही थी, कन्वर्जन। ये बात का मतलब बताना। कन्वर्जन का मतलब सिंपल है, हमारे पास एक डिवेंचर होल्डर है, ठीक है। हम इस डिवेंचर होल्डर को कह रहे हैं, डिवेंचर होल्डर तू हमारी कंपनी के पास वापस आना अपना डिवेंचर लेकर, ठीक है। यू गिव अस योर डिवेंचर बैक एंड वी विल गिव यू शेयर्स। ये तो वही बात हो गई, बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम। भाई तू अपनी पेंसिल दे दे, मेरे से पेन ले ले, हैं। भाई तू अपनी गाड़ी दे दे, मेरे से मेरा बंगला ले ले। गाड़ी भी तो करोड़ों में होगी ना। बार्टर सिस्टम।
वही है, हम इसको कह रहे हैं तू अपना डिवेंचर हमें वापस कर दे, हमसे तू शेयर ले ले। सो इट इज काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम। समझ आती है बात? ओके। क्या इसमें पैसों का लेन देन होगा? भाई मैं जब बोलूंगा मेरे से मेरी पेंसिल लेके अपने पेन दे दे, तो क्या कोई पैसों का लेन देन होता है इसके बीच में? नहीं होता। तो यहां पर कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि देयर इज नो कैश, देयरफॉर देयर इज नो डीआरआर। सही है? तो अगर हम कन्वर्जन करें, कन्वर्जन, तो उसका मतलब है कि डिवेंचर होल्डर को हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि तू अपना डिवेंचर हमें दे दे और हमसे शेयर ले ले। यू गिव अस योर डिवेंचर एंड वी विल गिव यू शेयर। यू आर अ डिवेंचर होल्डर बट यू विल बी कन्वर्टेड इनटू अ शेयर होल्डर। अभी तू हमारे को पैसा लोन पे दे रखा है, हम चाहते हैं कि तू लेंडर ना रहे, तू हमारा मालिक बन जाए। कन्वर्जन, ठीक है? कन्वर्जन के केस में ना आपको डीआरआर चाहिए, ना आपको डीआरआर आई चाहिए, क्योंकि कैश का लेन देन होना ही नहीं है इसके अंदर। देयर विल नॉट बी एनी आउटफ्लो ऑफ फंड्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉफिट, नो नथिंग, कुछ नहीं करना, बस एक कागज का टुकड़ा वापस लेके दूसरे कागज का टुकड़ा देना है, डिवेंचर लेके शेयर देने। ठीक है? अगर मुझे डिवेंचर लेकर शेयर देने हैं तो देखो, ना मुझे डीआरआर बनानी है, ना मुझे डीआरआर आई बनानी है। मुझे करना क्या है? सिंपल, मुझे डिवेंचर्स को ड्यू करना है, उनका टिल डेट तक का हिसाब इंटरेस्ट का क्लियर करना है, और फिर मुझे शेयर इशू करने हैं। खत्म। बड़ा सिंपल सा काम है। डीआरआर बनानी नहीं, डीआरआर आई इन्वेस्ट करनी नहीं, पैसों का लेन देन होना नहीं है, सिर्फ डिवेंचर होल्डर को टिल डेट डिवेंचर का इंटरेस्ट दे दो, उनके डिवेंचर्स ड्यू फॉर कन्वर्जन कर दो और फिर उनके शेयर्स इशू कर दो। सर अगर आप एक एग्जाम्पल दे दो हैं तो हमारे को ये भी समझ आ जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बस 5 मिनट में चैप्टर खत्म कर देते हैं। आओ जरा देखिए क्या कह रहा है। कंपनी ने 25,000 12% डिवेंचर इशू किए 100 रुपए के 1 अप्रैल 2022 को, और ये कहा कि तुम्हारे डिवेंचर्स हम वापस करेंगे 1 जुलाई 2025 को। ठीक है? ये देखो, 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, ये कह के कि 1 जुलाई 2025 को रिडेम्पशन होगी। द टर्म्स ऑफ द इशू के टाइम पर कंपनी ने यह बताया कि इट विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। डिवेंचर है कितने का? 100 का। हम कितने रुपए एक्स्ट्रा देंगे? 5 रुपए। इसका मतलब हम 105 रुपए वापस करेंगे। हम रिडीम कितने करेंगे? 105 रुपए। और हमने उन डिवेंचर होल्डर को एक ऑप्शन भी दी। क्या ऑप्शन दी? कि देखो 1 जुलाई 2025 को जब तुम हमारे पास आओगे ना डिवेंचर्स के पैसे लेने, तो या तो तुम 105 रुपए हमसे ले लेना कैश, या फिर तुम अपने शेयर्स में कन्वर्जन करा लेना, डिवेंचर्स की शेयर्स में कन्वर्जन करा लेना। ठीक है? शेयर्स में, लेकिन कन्वर्जन सारी नहीं करवानी, सिर्फ 20% अपने डिवेंचर्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। शेयर देंगे कितने में? एक शेयर जिसकी वैल्यू है 10 रुपए नॉमिनल, वो हम तुमको 20 रुपए के प्राइस में इशू करेंगे। सारे डिवेंचर होल्डर ने ये ऑप्शन ले ली। सारे डिवेंचर होल्डर कहते कि ठीक है हमारे को शेयर दे दो। ठीक है? अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितने टोटल डिवेंचर्स हैं और कितने पैसों के डिवेंचर हैं। सर 25,000 डिवेंचर है। 25,000 डिवेंचर्स के पैसे हमने वापस करने हैं, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन थी। ऑप्शन क्या थी? कि 20% आप शेयर्स ले सकते हो। तो इसका मतलब 25,000 का 80% कितना होता है? 20,000। ये तो आप कैश ही लोगे, आपके पास चॉइस नहीं है। हम आपको सारे शेयर नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ 20% के पैसे के शेयर देंगे। तो इसका मतलब 80% पैसा तो कैश में देना पड़ेगा।
बाकी 20% यानी कि 5,000 डिबेंचर्स के बदले हम आपको शेयर दे सकते हैं। ये है ऑप्शन, ये ऑप्शन है, या तो कैश ले लो 80% या फिर 20% शेयर में कन्वर्ट करा लो, या फिर 100% ही कैश ले लो। 100% शेयर नहीं मिल सकते तुम्हारे को। सारे डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि ठीक है, जो तुमने ऑप्शन दी है वो हमने मान ली। इसका मतलब हमने ऑप्शन दी क्या थी, 5,000 शेयर ले लो, बाकी के बदले कैश ले लो, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो 20,000 डिबेंचर हैं, इनको पैसे कितने वापस करने हैं? सर देखो, 20,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर के बदले 105 रुपए वापस करने हैं, तो इतना कैश वापस करना है। 20,000 इंटू 105, 21 लाख रुपए हम इनको कैश वापस करेंगे। ओके, अब इधर देखो सर, 5,000 डिबेंचर हैं, 5,000, हर डिबेंचर के बदले 105 रुपए देने थे, तो कितने रुपए बनते हैं इनके? सर इनके बनते हैं 5,25,000 रुपए। क्या हम इनको 5,25,000 कैश दे रहे हैं? नहीं, हम 5,25,000 के बदले शेयर दे रहे हैं। एक शेयर कितने में देंगे? सर एक शेयर 20 में देंगे। देखो ना, 10 रुपए का शेयर हम 20 रुपए में देंगे। तो अगर बेटे एक शेयर तुम 20 रुपए में दोगे तो कितने शेयर दोगे? 26,250 शेयर्स। आ रही है बात समझ में? 26,250 शेयर्स। देखो 25,000 टोटल डिबेंचर है, 80% तो कैश पे होगा और 20% के बदले शेयर मिलेंगे। अब 80% की वैल्यू क्या बनती है? 20,000 डिबेंचर के बदले एक डिबेंचर का 105 रुपए देना है, तो 21 लाख डिबेंचर के बदले कैश देना है। और 5,000 डिबेंचर का 105 रुपए बनता है 5,25,000। क्या 5,25,000 हमने इनको शेयर देने हैं? हाँ, 5,25,000 की वैल्यू के शेयर देने हैं। एक शेयर अगर 20 रुपए का है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 26,250। क्लियर हो गया? अब अगर मुझे 26,250 रुपीस के शेयर देने हैं, सिर्फ मैं कन्वर्जन की एंट्री बता रहा हूं आपको, कन्वर्जन की एंट्री, जो 5,000 डिबेंचर्स के बदले में 26,250 इक्विटी शेयर दूंगा, मैं सिर्फ इसकी एंट्री बता रहा हूं। एंट्री क्या होगी? हाँ सर बताओ एंट्री। देखो, सबसे पहले तो हम डिबेंचर ड्यू करेंगे फॉर रिडेम्पशन, यानी कि हम लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने? 5,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, 5 लाख। प्रीमियम देना है इसको, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 5,000 इंटू 5, 25,000। टोटल पैसा कितना बनता है डिवेंचर होल्डर को देने के लिए? 5,25,000। हो गया डिवेंचर ड्यू। अब डिवेंचर होल्डर को शेयर दे दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 5,25,000। कितने शेयर देने हैं? 26,250। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 26,250 इंटू 10, यानी कि 26,250। 10 रुपए का शेयर है ना, नॉमिनल। बाकी क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ ऐसा क्या बेटे? ये 26,250 इंटू 2, 5,25,000 बनता है, बनता है। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या डीआरआर बनानी थी? कन्वर्जन वाले पार्ट की नहीं बनानी। क्या इन्वेस्टमेंट करनी है डीआरआर? कन्वर्जन वाले पार्ट की नहीं करनी है, बाकी की करनी है। इन डिबेंचर्स की मुझे डीआरआर भी बनानी पड़ेगी, डीआरआर आई इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। इन वाले डिबेंचर्स की, इनकी नहीं करनी। डीआरआई तो बना ही लोगे, इसका वाला काम तो पिछले वाला है, इसका काम मैंने नया वाला आपको कराना था, वो मैंने आपको यहां पर करा दिया। सो विद दिस हमारा चैप्टर खत्म, रिवीजन डन, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है जी, तो ये था आपका चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बस ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको कराकर आपके चैप्टर रिवाइज कराने का सोचा था।
मुझे लगता है कि मेरी जो सोच थी वो ठीक चल रही है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको दिक्कत देते हैं, मैं उसको सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट वीडियोस बना रहा था। ठीक है, तो होपफुली आपको पसंद आ रही है। आगे मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।